प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना नितिन विजय फिर से आप लोगों के समक्ष आया हूं, एक बार फिर से आप सभी लोगों के तकलीफ का निवारण करने के लिए। सर्वप्रथम इतना प्रेम बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओरिएंटेशन में भी मैंने आपको बोला था कि आपको क्या करना है। अभी बात कर रहा हूँ फिजिक्स की। मैं और हमारी पूरी टीम कैसे आप लोगों को पढ़ाएगी। मैंने एवी सर ने जो एचओडी फिजिक्स भी हैं, जो डायरेक्टर भी हैं, हम सभी लोगों ने मिलके आपके लिए फिजिक्स की बहुत अच्छे से तैयारी करी है। कई बार बच्चे बोलते सर आप पढ़ाओगे, वो पढ़ाएंगे, ये बातें छोड़ दो। हम मोशन आपको पूरा स्ट्रेटेजिकली अच्छे से पढ़ाएगा, ये जिम्मेदारी मेरी है, उसमें आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अच्छे से आपको यूट्यूब पे जो फ्री लेक्चर देख रहे हैं, आपको पक्के से फ़ायदा होगा। मैं आपको 10-15 मिनट आज अभी ये बताऊंगा कि कैसे फ़ायदा होगा, क्या अपने को करना चाहिए, और उसके बाद मैं आपको 3-4 सवाल करके भी बताऊंगा अच्छे टफ कि अच्छे सवाल कैसे ले रहे हैं। पहली बात, हम क्या कर रहे हैं समझें। हम अगर फिजिक्स की प्लानिंग की बात करें तो हमारे पास ज़्यादा दिन नहीं है। हमने कुछ लेक्चर्स आपके लिए बना लिए हैं। पहली बात, फिजिक्स को समझना पड़ेगा कि फिजिक्स कोई चैप्टर वाइज नहीं है, ये चैप्टर वाइज सिर्फ तोड़ी गई है। जैसे हम कोटा से दिल्ली अगर जाएं, हमें पहुंचना दिल्ली ही है, मतलब हमें जैसे फिजिक्स ही सीखनी है। पर अगर हम कोटा से दिल्ली जाएं और हमें ये ना पता हो कि हम कितना चल चुके हैं, तो शायद हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। इसीलिए फिजिक्स को चैप्टर बाय चैप्टर तोड़ा गया है। पर अब समय आ गया है कि आप इसे चैप्टर बाय चैप्टर न कर पूरी फिजिक्स को एक साथ सोचने का प्रयास करें और उसमें कहीं से भी कॉन्सेप्ट जोड़े जाएं, तो आपकी सवाल करने की क्षमता होनी चाहिए। हाँ सर, ये बात तो आप सही कह रहे हो, क्योंकि खास तौर से जेई एडवांस्ड में फिजिक्स की अगर बात करूं तो जेई एडवांस्ड में, किसमें? जेई एडवांस्ड में। ऐसे मत देखना, थोड़ी सी राइटिंग टीवी पे खराब आती है ना। तो जेई एडवांस्ड में 80% क्वेश्चंस मल्टीपल कॉन्सेप्ट के होते हैं। मल्टीपल कॉन्सेप्ट का मतलब कोई एक कॉन्सेप्ट से सवाल नहीं आता, करीबन 3-4 कॉन्सेप्ट या 2 कॉन्सेप्ट अलग अलग चैप्टर से मिलकर सवाल बनते हैं। इसीलिए आपको कह रहा हूं कि फिजिक्स एक साथ देखने की अब क्षमता डेवलप होनी चाहिए। बाकी बात मैंने आपको आज के सुबह के सेशन में भी बोली थी। अच्छा भाई सर, ये बात हमें समझ में आ गई, तो हमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। अच्छा, वास्तविकता में क्या एडवांस्ड में थ्योरी आने वाली है या सवाल आने वाला है? थ्योरी तो हम पढ़ चुके। अगर हम एडवांस का एग्जाम देना चाहते हैं तो बेसिक थ्योरी तो हमारी क्लियर है, बिल्कुल है, 110% है। पर क्या अब हमें अच्छे सवाल करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसलिए हमने आपके लिए, जैसे हम हर टॉपर बच्चे के लिए स्ट्रेटेजी बनाते हैं, स्ट्रेटेजी ये है। स्ट्रेटेजी क्या है? स्ट्रेटेजी ये है कि रिवीजन ऑफ concepts via questions। क्या मेरी बात क्लियर है? रिवीजन ऑफ कॉन्सेप्ट्स वाया क्वेश्चंस। तो अपन रिवीजन ऑफ कॉन्सेप्ट्स करेंगे वाया क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चंस के थ्रू ही अपन करेंगे। तो हमने चैप्टर वाइज क्वेश्चंस बना लिए हैं, तो हर एक लेक्चर जो टीचर लेगा उस लेक्चर में हम प्रयास करेंगे 8 से 12 टफ क्वेश्चंस। कैसे क्वेश्चंस? टफ क्वेश्चंस पीपीटी के माध्यम से। किसके माध्यम से? पीपीटी के माध्यम से डिस्कस कराई जाएंगी। बढ़िया पीपीटी बन के आएगी, पहले से सच के टीचर के पास होगी, ताकि थोड़ा फास्ट चल पाए और अच्छे टफ कॉन्सेप्ट वाले सवाल। आसान की बात नहीं है भाई, ये बिगिनर्स के लिए नहीं है। कोई बच्चा अगर तैयारी कर रहा है या उसने शुरुआत करी है 11वीं के बच्चों के लिए नहीं है, ये उन बच्चों के लिए है जो जेईई मेन क्लियर करने की संभावना रखते हैं, उन्हीं के लिए है ये लेक्चर। बाकी ना देखें, नहीं तो घबरा जाएंगे, है ना। तो उनके लिए 8 से 12 टफ सवालों की पीपीटी बनवाइए शानदार। और ये ध्यान दिया है कि ये क्वेश्चंस विल cover almost all concepts of
दैट चैप्टर। क्या सर इन 8 से 10 सवालों में उसी चैप्टर के सवाल होंगे? नहीं, जैसा कि मैंने आपको बोला दूसरे चैप्टर के भी उसमें कॉन्सेप्ट होंगे, पर मेजर कॉन्सेप्ट इसका होगा, माइनर दूसरों के होंगे। और हम ये प्रयास करेंगे कि सारे कॉन्सेप्ट उस चैप्टर के लगभग कवर हो जाए। कभी ऐसा हो सकता है कि टीचर पढ़ाते पढ़ाते उसको हो सकता है कि इस लेक्चर में 5 या 8 या 10 7-8 सवाल ही करा पाए और कुछ सवाल छूट जाएं, तो सर हम कैसे करेंगे? आप निश्चिंत रहिए, जो हमने पीपीटी बनाई है वो विद सॉल्यूशन आपको नीचे लिंक में मिल जाएगी, ताकि आपको बिल्कुल अगर कोई छूट भी जाए या आप उतार नहीं पाओ या टीचर भी एक आध सवाल छूट जाए उससे टाइम की वजह से, तो आप उसे देख पाओ। तो क्या स्ट्रेटेजी है? स्ट्रेटेजी है रिवीजन ऑफ कॉन्सेप्ट यूजिंग टफ क्वेश्चंस। क्या ये क्वेश्चन काम के होंगे? हाँ सर, पक्के से होंगे। 110% इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर। तो बिफोर गोइंग टू दैट पार्ट ऑफ डेमो, जैसे आज मैं 3-4 सवाल आपको करके बताऊंगा बढ़िया से अच्छे कॉन्सेप्ट वाले, पर वो करने से पहले भी मैं आपको एक बात बताता हूं कि सर फिजिक्स में क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। देखो, पढ़ना सब पड़ेगा, है ना, पर फिर भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूँ। सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं क्या इसमें? हाँ भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का क्या मतलब? पहली बात, क्या फिजिक्स में कहीं से भी कुछ भी आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, ये बात अपन समझ लें। कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो फिजिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या सब टॉपिक्स, जो भी आप बोले, ठीक। सब टॉपिक का मतलब टॉपिक के अंदर का भी कोई चीज लिख सकता हूं, है ना। क्या फिजिक्स में कहीं से भी कुछ भी आ सकता है? हाँ। अगर आप मेरे से सवाल पूछो, क्वेश्चन कोई मेरे से बच्चा से पूछे, क्या फिजिक्स में कहीं से भी आ सकता है? सर फिजिक्स में कहीं से भी आ सकता है सर, कहीं से भी आ सकता है सर। लिख के बता रहा हूं ताकि आप गड़बड़ ना सोचो। क्या फिजिक्स में कहीं से भी आ सकता है? तो मेरा जवाब है हाँ। तो आंसर है हाँ। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ, बिल्कुल सही। तो फिर सर इंपॉर्टेंट का क्या मतलब है? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मतलब है जिनमें कम इनपुट से ज्यादा आउटपुट के चांसेस हैं। हाँ, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लिखूंगा वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनमें कम इनपुट से ज्यादा आउटपुट के चांसेस हैं। बाकी इंपॉर्टेंट सब हैं, पर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख रहा हूं जिनमें कम इनपुट से ज्यादा आउटपुट के चांसेस हैं। अच्छा सर, अब समझ में आया कि आपके इंपॉर्टेंट बात का क्या मतलब है। चलिए, अब मैं आपको इंपॉर्टेंट लिखना चालू करता हूं। 2 हिस्सों में तोड़ देते हैं। इधर 11th लिख लेते हैं, वैसे ऐसे नहीं करना चाहिए बट फिर भी कर लेते हैं। इधर 12th लिख लेते हैं। बोलो क्लियर एकदम? चलो भाई, 11th में चालू करो। यूनिट डायमेंशन अगर आपको आता होगा तो वैसे भी सवाल हो जाएगा, परेशान होने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा उसमें नहीं करना है। जो प्रीवियस ईयर के सवाल है उनकी प्रैक्टिस कर लो, बस खत्म। उसके बाद अपना आता है वेक्टर। वेक्टर की क्या वेक्टर काम का है? हाँ, आगे वाले चैप्टर में बहुत काम का है, पर वेक्टर से डायरेक्ट सवाल आए कोई गारंटी नहीं है। ऐसे आपने 11th में एक चैप्टर सुना होगा, हालांकि 12th में पढ़ाते हैं हम लोग, बट वो चैप्टर काउंट 11th में होता है, उसे कहते हैं एरर। बहुत इंपॉर्टेंट भाई, पक्का वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज या फिर ऐसे सवाल जिसमें परसेंटेज एरर निकालिए, एक सवाल मिलना तय है। मुश्किल से 2 या 3 लेक्चर पढ़ाया जाता है, पर सवाल आने की संभावना पूरी है, 110% है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 पूरे भले आप 10, 15, 20 लेक्चर पढ़ाओ, पर सवाल आने की गारंटी नहीं है। पर एरर भले 2 से 3 लेक्चर पढ़ाया जाता है, पर सवाल आने की पॉसिबिलिटी पूरी है। कम इनपुट ज्यादा आउटपुट, कम इनपुट ज्यादा आउटपुट। ओके, उसके बाद अपन पढ़ते हैं, ध्यान से देखो तो वेक्टर काइनेमेटिक्स में बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, ग्राफ, 1D 2D प्रोजेक्टाइल। पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको मुझे लगता है पूरी काइनेमेटिक्स में, वो आप मुझे लगता है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव 1D 2D कुछ भी आप मान लो, पर रिलेटिव मोशन इस पे ध्यान दें। रिलेटिव पे सवाल आने के चांसेस ज्यादा हैं।
उसके बाद अपना आता है एनएलएम फ्रिक्शन, क्या मेरी बात क्लियर है? एनएलएम फ्रिक्शन, सर्कुलर वर्क एनर्जी, सेंटर मास रोटेशन, पूरी मैकेनिक्स बहुत टाइम लगाते हैं पढ़ने में। जितना पढ़ चुके हो उतना बहुत है, अब उस पर ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस सवाल और टेस्ट पेपर के थ्रू अपनी प्रिपरेशन करिए। बाकी हाँ, आप थोड़ा सा कुछ और एक्स्ट्रा इसमें पढ़ना चाहते हो तो ध्यान दीजिए प्योर रोलिंग पे, सवाल आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं प्योर रोलिंग पे। उसके बाद आता है एसएचएम वेव, साउंड वेव। प्रेशर वेव लिखने में बच्चों को बहुत टफ लगता है, पर ज़्यादातर उस पर सवाल आते नहीं हैं। इनमें से अगर मैं आपसे बात करूं तो कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट वाले टॉपिक कौन से हैं, मैं आपको बताऊं जहां से ज़्यादा आउटपुट का मतलब जिससे ज़्यादा आने के चांसेस भी है पर मेहनत कम लगती है, मैं वो बात कर रहा हूँ। तो अपन बात करें वो अपने टॉपिक्स होंगे, अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो जैसे बीट्स, डॉपलर इफेक्ट, है कि नहीं? बीट्स, डॉपलर इफेक्ट। इधर अगर अपन बात करें रेजोनेंस कॉलम, क्या मेरी बात क्लियर है क्या? हाँ सर बिल्कुल है। तो रेजोनेंस कॉलम ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक भाई, और क्या करें? अच्छा सर, इसके बाद अगर अपन बात करें तो अपनी बात आती है हीट की। किसकी? हीट। भाई हीट पे मान लो स्टार मार्क लगा लो, सुपर इनपुट वाला चैप्टर है, पक्का 2 से 3 सवाल मिलेंगे। एक सवाल कंडक्शन रेडिएशन पे पक्का कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको, दूसरा आपको केटीजी या फिर आपको फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से कहीं ना कहीं मिल जाएगा, पक्के से मिलेगा। और एक ग्राफ का सवाल मिलेगा। हीट पूरी इंपॉर्टेंट है, कम इनपुट पे ज्यादा आउटपुट, पक्का 2 से 3 सवाल आएंगे। खूब मेहनत करनी है हीट को लेके, घबराना ही नहीं है एकदम। फ्लूइड में अगर अपन बात करें तो फ्लूइड में आप बात समझ सकते हो कि एक्सेलरेशन वाले फ्लूइड बहुत सारे होते हैं, पर उसकी बजाय मैं आपसे बोलूंगा कि आप फोकस करें बायंसी और बर्नौली पे। बायंसी एंड बर्नौली, बोलो क्लियर है? बायंसी और बर्नौली पे आप ज्यादा फोकस कर लोगे। क्या मेरी बात क्लियर है? सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, थर्मल एक्सपेंशन, नॉर्मल चैप्टर है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। इसका मतलब नहीं कि पढ़ना नहीं, पढ़ना जरूर है। मैं फिर से वही बात, इंपॉर्टेंट का मतलब जिनमें कम इनपुट से ज्यादा आउटपुट के चांसेस हों। 12 चालू करते हैं। मान लीजिए ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स उठाएं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आप फोकस करें लेंसेज पे। किस पे फोकस करें? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में कम इनपुट पे ज्यादा आउटपुट, लेंसेज पे फोकस कर लें, आपको फायदा होगा। ये ऑप्टिक्स आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, कहीं से भी आ सकता है, पर फिर भी अगर अपन बात करें तो अपन फोकस करें YDSE। यू गया। इधर अपन लेटर 1 में आए, कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। लेटर 2 में आप फोकस कर लें कंडक्टर्स पे। किस पे फोकस कर लें? कंडक्टर्स पे फोकस कर लें। करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगर बात करें तो स्टार मार्क लगा लें इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कम इनपुट ज़्यादा आउटपुट, बहुत चांसेस हैं सवाल आने के। पोटेंशियोमीटर, मीटर, ब्रिज, इन पे सवाल आने के बहुत चांसेस हैं। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, करंट सिटी पे ध्यान दे दें। अगर मैं इधर बात करूं आपके कैपेसिटर में आप फोकस कर लें आरसी सर्किट। किस पे फोकस कर लें? आरसी सर्किट प्लस डायरेक्ट्रिक, बहुत फ़ायदा करेगा, सवाल आने के बहुत चांसेस हैं। इधर मैग्नेटिज्म में आ जाइए। मैग्नेटिज्म में अपन बहुत सारी बातें करते हैं, पर चार्जेस हैं ज़्यादा आने के। मूविंग चार्जेस इन मैग्नेटिक फील्ड। ये कोई एक एक लाइन के टॉपिक नहीं, बहुत सारे, पर कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट। वैसे एरोडायनेमिक्स आप पूरी ढंग से करें तो बहुत अच्छा है। ईएमआई में अगर अपन बात करें तो ईएमआई में आप फोकस कर लें। हालांकि ईएमआई पे अगर अपन बात करें तो ईएमआई पे आप फोकस कर लें। ईएमआई आप पूरी ही पढ़ सकते हैं, बट फिर भी आप फोकस कर लें। थोड़ा बहुत अगर अपन को ध्यान देना हो तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, कई बार थोड़ा थोड़ा सवाल यहाँ से आ जाता है। उसके बाद अपन एसी में बात करें तो एलसीआर सर्किट पे ध्यान दे दें। कौन सा सर्किट? एलसीआर सर्किट। ऑप्टिक्स की बात हो गई, इसकी हो गई, ये हो गई। सेमीकंडक्टर कम्युनिकेशन आपके कोर्स में ही नहीं है एडवांस के। एसी में अपन ने बात कर ली। बात आती है मॉडर्न की। भाई पूरा इंपॉर्टेंट है, जैसे हीट बोला था ना, उससे भी ज़्यादा अल्ट्रा इंपॉर्टेंट, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर मॉडर्न में टीचर का भी ज़्यादा रोल नहीं है। प्रैक्टिस करनी आनी चाहिए, बिल्कुल गड़बड़ नहीं करना है। मॉडर्न इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बहुत प्रैक्टिस करनी है। पक्के से 2 से 3 सवाल मिलेंगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो मैंने आपको प्रयास करा कि कैसे कैसे चैप्टर्स पे आपको ज़्यादा
ध्यान देना है। बाकी मैं सवाल चालू करता हूँ, टीचर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, बिल्कुल परेशान ना हो। ये चाहो तो उतार भी सकते हो, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, पॉज करके उतार लेना, गड़बड़ नहीं करनी। बोलो क्लियर है? चलो भाई, तो आगे अपन एक आध सवाल करते हैं, बाकी पूरी टीम आएगी जो आपको अच्छे से बताएगी, और कल से अपन एवी सर आपके सामने उतरेंगे मैकेनिक्स के साथ, ठीक है? पहला सवाल, ओके भाई, जेई में भी ये सवाल आ चुका था। किसमें आ चुका है? जेई में। अच्छा, कई बार इसके सॉल्यूशन लंबे भी दिए होते हैं। चलो अपन पहले सवाल पढ़ते हैं और ट्राई करते हैं। ध्यान से सुनना अच्छे से भाई, मेरे वीडियो को आप जो है पॉज करके सवाल पढ़ के ट्राई करके फिर मेरे सॉल्यूशन को सुनोगे। क्या मेरी बात क्लियर है? कब सुनेंगे? अभी सुन ले नहीं, पहले सवाल समझ लो। अभी मैं आपको सवाल समझा देता हूं, फिर आपको सवाल ट्राई करना है। अगर नहीं करा हुआ है तो ट्राई करना है, और अगर आपने करा हुआ है सवाल तो मैं आपको चाहता हूं आप इसे सेकंड मेथड सोचो जो छोटा है। सेकंड मेथड सोचो जो छोटा है। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? चलो आओ भाई, ट्राई करते हैं, सुनते हैं पहले सवाल। अ रिजिड इंसुलेटेड वायर फ्रेम इन द फॉर्म ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ओके, ABC, हाँ भाई, चलो भाई ठीक। ABC ट्रायंगल दे रखा है वायर फ्रेम पे, इज अ सेट इन अ वर्टिकल प्लेन एज शोन। अच्छा भाई, शोन कैसे है? ये रहा। Two bead of equal masses m each and carrying charges q1 and q2। ओके, चलो भाई, q1 and q2। मोटा लग रहा हूं मैं थोड़ा बहुत, चलो कोई बात नहीं, चलने दो। तो q1 and q2 आर कनेक्टेड बाय अ कॉर्ड ऑफ लेंथ l। अच्छा, ये l से जुड़ा हुआ है, ठीक भाई। अच्छा, ये वायर फ्रेम है, ये बीड्स हैं, कंफ्यूज नहीं होना, ये बीड्स हैं, ये बीड्स रही, ये अपनी बीड्स रही है, ये बीड और ये भी बीड। क्या मेरी बात क्लियर है एकदम? ये बीड हो गई दो, और इन दोनों का मास कितना है? mm। ठीक भाई सर, मास mm, और ये एक l लेंथ के वायर से जुड़ी हुई है। ठीक, थोड़ी सी राइटिंग टीवी पे चमत्कारी आती है, पर आपको सहनी पड़ेगी क्योंकि पढ़ना तो है कि नहीं? चलो भाई, तो ध्यान से सुनते हैं। अच्छा भाई, तो कैरिंग चार्ज Q1 and Q2 आर कनेक्टेड बाय लॉट कॉर्ड ऑफ लेंथ L एंड स्लाइड विदाउट फ्रिक्शन ऑन द वायर्स। कोई फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। ठीक, कंसीडर केस व्हेन द बीड्स आर स्टेशनरी, मतलब इस वायर और इसकी वजह से ये स्टेशनरी पे आ गई हैं। अच्छा, ध्यान से देखो भाई। अच्छा ठीक भाई, अपने को बात समझ में आ गई, क्या करें? ठीक सर, देखो ध्यान से भाई। ठीक, ये मैंने मास m के लिए बनाया इसलिए इसको ऐसे हटाया। अब अपने से बोला गया कि ये अल्फा एंगल, ये L एंगल और ये मास m, तो द एंगल अल्फा स्टेशनरी है। अच्छा ठीक भाई, अच्छा ठीक भाई, ठीक भाई, ठीक भाई। अब आप सवाल समझ गए होंगे। आपको सबसे पहला पार्ट द एंगल अल्फा, दूसरा पार्ट द टेंशन इन द कॉर्ड, और तीसरा पार्ट द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द बीट्स, ये आपको बताना है। बोलो क्लियर है? अच्छा ठीक भाई। इफ द कॉर्ड इज नाउ कट, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ द चार्जेस फॉर विच द बीट्स कंटिन्यू टू रिमेन स्टेशनरी, कंटिन्यू टू रिमेन स्टेशनरी। चलो भाई ठीक, अच्छी बात। अब अपन इस सवाल को करने की सोचते हैं। पॉज करो वीडियो को, सवाल को ट्राई करो, सोचो, फिर आगे बढ़ो। क्या मेरी बात क्लियर है? मैं लेक्चर आपसे 1 घंटे का ही लूंगा, 1 घंटे या सवा घंटे का, पर आपको कम से कम 1.5 पौने 2 घंटे इसमें लगाने हैं सवाल को ट्राई करके। गॉट माई पॉइंट? यस सर। चलो भाई, पॉज कर लिया, सोच लिया, ट्राई कर लिया, चलो भाई आगे चलते हैं। अच्छा भाई, अच्छा भाई, इसमें कई किताबों में या कई जगह सॉल्यूशंस में ऐसे करा होता है, हम भी ये शीटों में सॉल्यूशन ऐसे देते हैं, पर मैं इसका अच्छा सॉल्यूशन आपको बताऊंगा कि जनरली हम इसको रिजॉल्व कर लेते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में। पर आज हम इसको अलग तरीके से करेंगे। कैसे? पहले सोचें, इक्विलिब्रियम की कहानी को समझते हैं, इस ट्रायंगल को समझते हैं। लो भाई, पहले देखो भाई, ये देखो, ठीक, ये रहा अपना ट्रायंगल। ये एंगल कितना भाई अपना? ओके, ये हाथ अड़ाते ही इसमें इरेजर आ जाता है। ये 30 डिग्री, ओके। ये कितना? 60 डिग्री, ओके। चलो भाई ठीक। और ये अपनी ऐसे बीड, ये देखो जादू, देखो कलर अलग है कि नहीं? बहुत बढ़िया। ठीक भाई, अच्छी बात, बढ़िया सुंदर बात। मेरे पीछे छुप रहा है, ऐसे बनाता हूँ इसको, देखो क्लियर एकदम, अच्छी बात भाई। चलो भाई, अब क्या करें? ये एंगल 30, ये एंगल अपने से अल्फा पूछा गया। ठीक, कलर चेंज करते हैं और बढ़िया कलर लेते हैं, मज़ा आएगा। देखो 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 देखो, ब्लू ले लेते हैं। ओके, अब देखो ये जो यहाँ पे है, ये ऐसे अपना लगा टी, और ये भी ऐसे लगा अपना टी। ओके, इसके परपेंडिकुलर अपना क्या लगा? N1। ओके, इसके परपेंडिकुलर क्या लगा? N2। ओके, समझ में आ गई बात। नीचे क्या क्या लगा? दोनों बीड का मास सेम है। हाँ सर, दोनों बीड का मास सेम है, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। कौन सा कलर लूँ, कौन सा कलर लूँ, कौन सा कलर लूँ? ब्लैक तो ले चुका, ब्राउन ले लेता हूँ। नीचे लगा भाई mg। कौन लगा? mg। ओके, बहुत बढ़िया, ये बात समझ में आ गई, mg। अच्छा, और कौन सा फोर्स लगा?
क्या इन पे चार्ज Q1 Q2 है? हाँ। क्या इनके अलोंग इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगा? हाँ। लो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इधर देखो भाई ये लो। इसको भी अलग कलर से ले लेते हैं। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। कौन सा कलर लें? कौन सा कलर लें? कौन सा? येलो येलो डर्टी फाइल लो। ये अपना Fe, ये Fe हमें समझ में आ रहा है कि Fe की वैल्यू क्या K Q1 Q2 बाई एल स्क्वायर है। हाँ सर बिल्कुल है। क्या मेरी बात ही समझ आ रही है? हाँ सर बिल्कुल समझ आ रही है। अब क्या करें? अब क्या करें? अब क्या करें? इसका टफ तरीका थोड़ा सा ये कि आप इसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में रिजॉल्व कर लो। पर मैं आपको एक थ्योरम याद दिलाता हूं जिसे हम कहते हैं लामीज थ्योरम। क्या कहते हैं? लामीज थ्योरम। अच्छा सर लामीज थ्योरम, लामीज थ्योरम, लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम क्या होती है कि अगर किसी भी पार्टिकल पर 3 फोर्स लग रहे हो और उन तीनों का नेट समेशन 0 हो तो अपन सब लोग जानते, रिवाइज कराऊं फटाफट? सोच लो। अरे पक्का, चलो रिवाइज कराता हूं फिर रब कर दूंगा उसको। ठीक ठीक ठीक। देखो क्या कहती है लामीज थ्योरम। कलर बढ़िया डार्क ले लेते हैं। टिक 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 टिक। लो भाई कलर डार्क ले लिया। मान लीजिए कि इधर फोर्स F1 रिवाइज करा रहा हूं फटाफट। F1 F2 टफ सवाल विद अ गुड कॉन्सेप्ट। F1 F2 F3, ये अगर अल्फा, ये अगर बीटा, ये अगर गामा, अगर ऐसे किसी पार्टिकल पे 3 फोर्स हैं और इन तीनों का समेशन F1 प्लस F2 प्लस F3 अगर 0 है तो बोला गया, क्या बोला गया? तो बोला गया कि F1 बाई साइन अल्फा, जानते हो तुम लोग, इक्वल टू F2 बाई साइन बीटा, ये वेक्टर में भी पढ़ते हैं मैथ्स में, इक्वल टू F3 बाई साइन गामा इज इक्वल टू, बराबर होते हैं तीनों। अगर ऐसा हो तो मैं यहां अप्लाई करने का चालू करूंगा किसी भी एक बीड पर, किसी भी एक बीड पर। ओके ओके चलो भाई, क्या है कॉन्सेप्ट क्लियर है एकदम? अरे पक्का, इसे मैं रब कर देता हूं। देखो भाई आ जाओ। ये देखो जादू, हो लो भाई गायब हो गया। अब क्या करा जाए? अब देखो तुम ध्यान से देखो सर, यहां तो 4 फोर्स हैं एक किसी बीड पे, T Mg Fe N1। हाँ, क्या मैं इसे 3 में कन्वर्ट कर सकता हूं? ध्यान सोच कैसे, यही मैं कह रहा हूं। तूने टफ सॉल्यूशन देखा होगा इसका, अच्छा सॉल्यूशन बता रहा हूं, शानदार जोरदार। ओहो क्या करूं सर? देखो इसको लिखो Fe माइनस टी। क्या ये एक ही लाइन पे, तो इसको एक ही फोर्स बना लो Fe माइनस टी, और इधर भी बना लो Fe माइनस टी। तो इस वाली बीड को देखो आप ध्यान से, इस वाली बीड को, अगर तुम इस वाली बीड को देखो तो इसमें इधर की तरफ फोर्स कितना बचा? इस वाली बीड को अगर ध्यान से देखें, देखो भाई कैसे, इधर देखो ऐसे, ये जो फोर्स बचा इधर बच गया Fe माइनस टी, नीचे क्या आ गया अपना Mg, बोलो क्लियर, और इधर कुछ कुछ तो ऐसे N1। अब थोड़े एंगल पे ध्यान देते हैं अपन। ठीक 3 फोर्स बन गए। हाँ सर 3 बन गए, मजा आ रहा है। अब देख ध्यान से, अच्छा सर करते हैं अच्छे से, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मास्टर को गलती नहीं करे। ये 30 तो ये कितना 60। ओके ये बात समझ में आ गई। अच्छा ये वाला जो अपना था, ये नीला 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 नीला, ये रहा, ये नीला का ऐसे टक 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 टक, डॉट डॉट नहीं आया, ये स्ट्रेट लाइन टक टक, बोल किया ये ऐसे, वो 90 डिग्री है। कौन सा वाला एंगल N1? ये देखो भाई, ये देखो भाई, ये एंगल 90 डिग्री है। हाँ सर ये 90 डिग्री है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो क्या ये 30 है? बिल्कुल है 30, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा ध्यान से देखो, ये अल्फा, तो क्या ये एंगल अल्फा दे रखा है? हाँ, तो क्या ये भी अल्फा? हाँ सर बिल्कुल अल्फा। ये कितना, ये कितना, बोलो भाई, बोलो भाई, ये कितना? 90 माइनस अल्फा। अच्छा तो तुम बहुत ध्यान से देखो तो कहां गया, कहां गया, कहां गया? Fe और N1 के बीच का एंगल कितना हुआ? 90 माइनस अल्फा। कोई गलती नहीं कर रहा हूं, ध्यान से देखना, 90 माइनस अल्फा। हाँ सर। अच्छा और मेरे को एंगल किसके बीच में चाहिए? मुझे, क्योंकि N1 के अपोजिट में कौन है? Fet माइनस Mg, ये Mg के अपोजिट वाला एंगल है। बोलो क्लियर एकदम। ऐसे ये अपना कितना है? Fe माइनस टी के अपोजिट वाला ये एंगल, देखो 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 देखो, N1 और Mg के बीच का एंगल, ये 30 और ये 180, 30 और 180 कितना हो गया? ये 210 डिग्री। ओके बिल्कुल सही सर, सही चल रहा है। ओके ये वाला कितना बचा? ये वाला देखो 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 देखो, ये कितना बचा? ये वाला अपना कहां गया, कहां गया? Mg और इसके बीच का एंगल, ये वाला जो अपने को दिखाई दे रहा है, यानी कि N1 के अपोजिट के लिए। हालांकि मैं इसका यूज कम लूंगा बट फिर भी अपन लिख लेते हैं, ये है अल्फा प्लस 60। एक डायग्राम तो यहां ये बन गया अपने पास, शानदार। क्या बात क्लियर? हाँ सर अच्छा लगा सर, बढ़िया लगा। अब देखो इधर आ जाओ, इधर देखो, इधर 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 देखो, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, फिर इधर चलते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ बनाते हैं। देखो भाई इधर बना दो थोड़ा सा ताकि आपको अच्छा लगे। देखो इधर देखो, गायब मत हो,
चलो भाई, इधर अगर मैं ध्यान से देखें तो नीचे इधर से लिखता हूँ, क्या गायब हो जाता है। चलो इधर लिखते हैं mg, ठीक, ओके। इधर क्या लिखते हैं n2, ओके, n2 आ गया। और इधर क्या आया ऐसे Fe माइनस टी, जैसे पहले बनाया था, इनको दोनों को मिलाकर तो ऐसे बना लिया अपन ने Fe माइनस टी। अब चलो आ जाओ एंगल्स पे फिर से चर्चा कर लेते हैं। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इस वाली जगह पे चर्चा करनी है अपने को। देखो ध्यान से, टक 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 टक, ये 60, ये कितना, बोलो भाई 30, ये कितना 60, अच्छा ये 30, ये 60, क्या ये 90, ओ हो, क्या ये 90 माइनस अल्फा, ओ हो, क्या ये 90 माइनस अल्फा, देखो 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 देखो, क्या ये भी 90 माइनस अल्फा, देखो राम लालो श्याम लालो, हाँ सर बिल्कुल सही, ये 90 माइनस अल्फा, बहुत बढ़िया। अगर ये 90 माइनस अल्फा तो ये कितना अल्फा, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो ध्यान से, अब देखो N2 और Fe माइनस टी, N2 और Fe माइनस टी के बीच का एंगल कितना हो गया, अल्फा, कितना हो गया अल्फा, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। अच्छा इधर देखो, ये पूरा 180 और ये 60, 180 और ये 60, ये देखो ये वाला, ये पूरा एंगल, ये N2 से लेकर Mg के बीच का, ये 60 है अपना, और ये पूरा 180, तो 180 प्लस 60 कितना हो गया, 180 प्लस 60 240, ओके, ठीक, बहुत बढ़िया है ना। अब क्या करें, और देखो ध्यान से, ये अपना mg और ये 90 माइनस अल्फा, ठीक। अब देखो 90 माइनस अल्फा और ये 30 डिग्री, ये अपने को समझ आ रही है कहानी। यहाँ पे देखो ये सब कुछ सही चल रहा था, अल्फा प्लस 60, 90 माइनस अल्फा, ये 10 डिग्री, ठीक है, अपने को क्लियर है। अब देख लो ध्यान से, वैसे इसको ऐसे भी कर सकते हो कि अगर ये अल्फा आया, ये 240 आया, तो ये कितना बचा, देखो भाई ये बचा 360 माइनस अल्फा माइनस 240, बोलो क्लियर है क्या, अरे हाँ ना बोल, तो कितना बचा, देखो भाई ये बच गया 120 माइनस अल्फा, ओके, देखो भाई 120 माइनस अल्फा, ये वाली इक्वेशन ये रही। हाँ सर समझ में आ गया, 30 90 माइनस अल्फा, और ये ठीक, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर रहे, देख लो भाई। अब अपन क्या करें, अच्छे से समझने का प्रयास करें। हम इसमें लामीज थ्योरम लगा रहे हैं, डायग्राम दो ही बनाए मैंने, समय भले लगाया थोड़ा सा, पर डायग्राम दो ही बनाए हैं। देखो ध्यान से, 360 डिग्री माइनस अल्फा माइनस 240 120 माइनस अल्फा, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखें एक बार, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करी, ये 60, ये 30, बिल्कुल सही, ये अपना अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, तो ये भी 90 माइनस अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा, बिल्कुल कहानी सही चल रही है, ठीक लग रही है। देखो भाई, अब देखो क्या करें, क्या करें, क्या करें, देखो अब सुन, यहां पे अगर लामीज थ्योरम लगाऊं तो देखो Fe माइनस टी के अपोजिट में क्या ये 210 डिग्री एंगल है, हाँ, तो क्या लिखेंगे Fe माइनस टी अपॉन साइन 210, ओके सर सही लग रहा है, इक्वल टू, डरो मत, एडवांस की तैयारी कर रहे हो, अब आसान कुछ नहीं पढ़ाने वाले हैं, सब शानदारी कराने वाले, एकदम अच्छे अच्छे सवाल, ठीक सर ये बात समझ आ गई। दूसरा देखो भाई, mg के अपोजिट लिखो, mg बाई, ध्यान से देखो mg के अपोजिट क्या है, ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फा, लामीज थ्योरम लगा रहा हूं, 90 माइनस अल्फा, क्या मेरी बात एकदम क्लियर है, हाँ सर, Fe माइनस टी साइन 210 डिग्री mg बाई 90 माइनस अल्फा, ये ऐसे इक्वेशन लिख ली। n1 वाली भी लिख सकता हूं मैं, अभी लिख नहीं रहा हूं, n1 पे क्या लिखेंगे, इक्वल टू n1 बाई साइन अल्फा प्लस 60, अभी जरूरत नहीं पड़ रही इसलिए ऐसा कर रहा हूं, अभी पहला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि, ठीक भाई। अच्छा दूसरा देखो, दूसरा देखो, दूसरा देखो, दूसरा देखो, क्योंकि इन इक्वेशन से सारे पार्टों के आंसर निकल आएंगे बहुत आसानी से अगर ध्यान सोचोगे तो, ठीक भाई ये बात समझ में आ गई। दूसरी इक्वेशन देखो यहाँ पे, इधर देखो Fe माइनस टी अपॉन, इस वाली को देखो, इस वाली जगह पे Fe माइनस टी अपॉन साइन 240 डिग्री इक्वल टू, ये साइन 240 डिग्री इक्वल टू mg अपॉन अल्फा, ध्यान समझ में आ रहा है, mg अपॉन अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा नहीं, ये साइन 90 माइनस अल्फा, ओके बिल्कुल सही चल रहा है सर। इधर देखो Fe माइनस टी अपॉन साइन 40, समझ में आ रहा है, साइन 40, हाँ, mg अपॉन कितना, साइन अल्फा, ओके, ये इसकी लामीज से लिखी, ये इसकी लामीज से लिखी, एक एक टर्म और आ सकती थी,
पर हमने अभी इसको क्यों लिखा समझ में आ जाएगा तुम। ठीक भाई ठीक भाई ठीक भाई सर, समझ आ गई बात, समझ आ गई समझ आ गई। अब क्या करें, ध्यान से देखो ध्यान से देखो, क्या करें अगर अपन सोच के देख इन दोनों को डिवाइड कर दें। हाँ सर कर सकते हैं, कौन सी बड़ी बात। ध्यान देखिए कितना हो गया कॉस अल्फा, एम जी कट जाएगा, एफ ई माइनस टी बढ़ जाएगा। ये 1 मान लो, ये 2 मान लो। क्यों 1 डिवाइडेड बाई 2 कर सकते हैं क्या? हाँ भाई बिल्कुल कर सकते हो, किसने मना करा है, 110% कर सकते हो, तो कर लो भाई 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2। अब क्या करें अब क्या करें अब क्या करें, देखो 1 डिवाइड बाई 2 जैसे ही करोगे एफ ई माइनस टी कट जाएगा, यहां बच जाएगा साइन 240 बटे साइन 210। कंफ्यूज मत हो, मैं अच्छे से लिख देता हूं, साइन 240 का मतलब 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ओके, अपॉन साइन 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ओके, इक्वल टू दिस बाई दिस कर रहे हो, एम जी ने एम जी को मार दिया, क्या साइन अल्फा दिस बाई दिस करोगे तो साइन अल्फा बाई साइन 90 माइनस अल्फा इज कॉस अल्फा, दैट इज इक्वल टू टेन अल्फा। ओके देखते हैं टेन अल्फा। अब देख देख 2 लाइन में आंसर आ गया, नहीं तो बहुत लंबा जाता है, देख ध्यान से। साइन 180 प्लस 60, साइन 180 प्लस 60 इज माइनस साइन 60, माइनस साइन 60 इज माइनस रूट 3 बाई 2, साइन 180 प्लस 30 इज माइनस साइन 30 दैट इज माइनस हाफ, माइनस रूट 3 बाई 2 माइनस हाफ, यानी कि 2 ने 2 को मार दिया, माइनस ने माइनस को मार दिया, बचा कितना रूट 3। ओ तेरी की रूट 3, जादू। अल्फा की वैल्यू कितनी, अरे 60 डिग्री, कितनी आई 60 डिग्री। हाँ सर, अरे वाह सर मजा आ गया। ऐसा नहीं पहला पार्ट ही सॉल्व हुआ, बाकी सब ऐसे ही होंगे। अब ये देखो आसानी से कर दिया अपन ने, जोरदार टफ सवाल है जेई में आया हुआ, शानदार। दिमाग अपना चलना चाहिए, लामीज थ्योरम लगानी आनी चाहिए, फोर्स की इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, तभी अपनी बात बनेगी, वरना बनना संभव नहीं है। ओके ठीक सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। अब बहुत टाइम नहीं खराब करते हुए ध्यान से देखो अल्फा के लिए कितनी आई बोलो भाई, कितनी आई 60। ओहो हो सर अब तो बहुत आसान हो गया, जैसे ही यहाँ पे 60 लिखेगा, क्या मैं अगली स्लाइड दिखा दूं? हाँ हाँ हाँ, ये इक्वेशन याद रखना, ये इक्वेशन याद रखना मन वाली। फिर आगे चलते देख क्या थी इक्वेशन, देख पीछे देख, वापस दिखा दो, देख क्या थी इक्वेशन, देख एफ ई माइनस टी अपॉन साइन 200, इसे ऊपर जाने पे तो नहीं जाता, नहीं देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो, एफ ई माइनस टी अपॉन साइन 210 इक्वल टू एम जी बाई साइन 90 माइनस एल्फा। क्या पहली इक्वेशन यही थी? हाँ सर, देखो 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 देखो, ये रही देखो देखो देखो, एफ ई माइनस टी अपॉन साइन 210 इक्वल टू एम जी बाई साइन 90 माइनस एल्फा। ओके चलो भाई, तो अपन ने वो इक्वेशन लिख ली। क्या एल्फा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई? बिल्कुल आ गई। तो एफ ई माइनस टी साइन 210 का मतलब कितना, अपन सब लोग जानते हैं साइन 210 का मतलब आया था माइनस साइन 30 डिग्री इक्वल टू एम जी बाई साइन 90 माइनस 60 डिग्री साइन 30 इज साइन 30 डिग्री। ओके 30 ने 30 को मार दिया, क्या एफ ई माइनस टी इक्वल टू क्या माइनस एम जी। ओके तो क्या टी की वैल्यू कितनी आई, एफ ई प्लस एम जी। एफ ई की वैल्यू कितनी है, एफ ई की वैल्यू कितनी है, के क्यू वन क्यू टू बाई एल स्क्वायर। आंसर आ गया। अरे आया कि नहीं आया, लो भाई सोच लो। पिछला पार्ट अब बताता हूं मैं आपको, इसका सॉल्यूशन दिखा दूंगा, परेशान मत हो। एक बात मैं आपको जादू वाली बता दूं, हम सभी सवालों के टेक्स्ट सॉल्यूशन की पीडीएफ भी नीचे डाल रहे हैं। फील कराने के लिए मैं आ रहा हूं, सॉल्यूशन देखने के लिए परेशान मत होना, और उससे अच्छे सॉल्यूशन बताने का भी आपको प्रयास करूंगा। अब देखो टी निकल आया क्या, हाँ भाई, तो नॉर्मल रिएक्शन ऑन द बीट्स। अब बताओ नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकालोगे, क्या वैल्यू आ चुकी, क्या जैसे ही देखिए इधर क्या लिखे, क्या अल्फा के लिए जानता है 60, जैसे ही 60 डाला ये कितना हो गया बोल, 120। हाँ सर ये 120 हुआ। क्या लिखा जाएगा, एम जी बाई साइन 30, एम जी बाई, देखना ध्यान से देखना, यहाँ क्या लिखेगा, एम जी बाई साइन 30, क्योंकि ये अगर 60 हो गया तो कितना हो गया 30। हाँ सर समझ आ गया। एम जी बाई साइन 30 इक्वल टू एन वन बाई साइन 120। क्या एन वन की वैल्यू आ गई, इधर क्या एन टू की आ गई। अच्छा और क्या उसने पूछा, the chord is now cut
What are the values of the charges for which the beads continue to remain stationary? Okay, तो क्या अपन ने जो T निकाला था, आपसे क्या पूछा? What are the values of the charges for which the beads continue to remain stationary? Q1 Q2 की वैल्यू ध्यान से देखो, अभी आगे निकाला अपन ने, देखो 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 कैसे, लो भाई आ जाओ, ये देखो 2, अपन ने जो T की वैल्यू निकाली ये 0 होनी चाहिए। क्या यहां से FE में जब अपन लिखेंगे K Q1 Q2 बाई L स्क्वायर प्लस mg शुड बी इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए। क्या यहां से Q1 Q2 की वैल्यू निकल आएगी? हाँ सर बिल्कुल निकल आएगी। बस तो यही तो करना था, यही तो करना था। ओके देखो देखो देखो, ये लंबा सॉल्यूशन जैसे मैं बोल रहा था ना वैसे। ओ हो देखो देखो, मैंने आपको बताया था ना अल्फा 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 अल्फा, ये कहाँ गया देखो अल्फा, ये देखो, ये देखो ए का आंसर अल्फा 60 डिग्री। हाँ सर क्या ये पर निकाला था बी का पार्ट? ओके सर ये भी निकाला था। हाँ क्या मैंने निकाल के बताया आपको? हाँ क्या मैंने 2 निकालने का छोटा तरीका बताया था, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। क्या Q1 Q2 अपना डायरेक्ट माइनस mg L स्क्वायर बाई के आ गया था? देखो पीछे देखो आ गया था, क्या कहाँ गया देखो भाई, ये रहा देखो। अरे आया कि नहीं आया? लो भाई आ गया ना, यहाँ से Q1 Q2 के लिए जो आंसर में दे रखी वो आ गई। लो भाई माइनस mg L स्क्वायर बाई के, आंसर आ गया। बोलो सवाल समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर जोरदार सवाल, सब्जेक्टिव आया था जेई में, और सवाल अपने आप में अच्छा है। लामीज थ्योरम से छोटा करके बताया बस मैंने आपको। जो सॉल्यूशन पीछे दे रखा है, जो हम उसमें दे रहे हैं वो लंबा है, पर मैंने आपको इसीलिए, मेरे आने का भी तो फायदा होना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको उसको बढ़िया सॉल्यूशन बताया, शानदार। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। अरे पक्का अगले सवाल की तरफ चलने, चलो भाई चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आ जाएंगे दूसरे सवाल पे। क्या है भाई दूसरा सवाल? देखो भाई देखो भाई, पहला तो अपने लामीज थ्योरम से कर लिया, दूसरा देखो पढ़ते हैं फटाफट। नॉन कंडक्टिंग रिंग ऑफ मास m and radius r is charged as shown, the charge density that is charge per unit length is lambda, lambda दे रखा है, it is then placed on a rough non conducting horizontal surface। पहली बात, एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लिखी है, रफ इसलिए ताकि प्योर रोलिंग हो सके। अगर अपन बात करें तो यहाँ पे भी लैम्डा चार्ज दिया, यहाँ पे भी माइनस दिया। एट t टाइम t equals to 0 यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E equal to E naught I cap is switched on and the ring starts rolling without स्लाइडिंग। ओके डिटरमाइन द फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा भाई फ्रिक्शन फोर्स पूछा है। लो भाई फटाफट से पॉज करो, ट्राई करो, पॉज करो ट्राई करो, मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूं। चलो भाई पॉज करो ट्राई करो, फटाफट आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। देखो भाई क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, लो आ जाओ भाई। देखो ध्यान से, अब अपन क्या करें कि अपन अपना गोला बना लेते हैं। गोला बनाओ प्रक्रिया, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। गोला बनाओ प्रक्रिया क्या? लो भाई ये अपना गोला बन गया। अच्छा ठीक भाई अपना गोला बन गया। इस गोले पे अगर अपन ऐसे ध्यान से देखें, टक 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 टक, ठीक भाई ये अपना ऐसे टक 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 टक, ठीक भाई। कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं, लाल लाल से इसको चार्ज ले लेते हैं। ओके लो भाई लाल लाल, ये अपना प्लस, ये अपना प्लस, ये अपना प्लस 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 प्लस, ये अपना माइनस 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 माइनस। ओके इस पे लैम्डा कूलम पर मीटर दे रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड चालू कर दी इधर E नॉट आई कैप। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपको एक बात समझ में आएगी। क्या समझ में आएगी? प्रयास करो समझो। समझ में बात ये आएगी कि लैम्डा कूलम पर मीटर E नॉट आई कैप, E नॉट आई कैप। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, क्या करें क्या करें। देखो भाई इस E नॉट आई कैप को, आ जाओ देखो, अगर अपन ध्यान से देखें तो अपने को इस पूरे चार्ज पर ये जो माइनस लेमडा इंटू पाई आर होगा, माइनस लेमडा इंटू पाई आर जो चार्ज होगा, क्या इस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर फोर्स लगाएगी, इधर लगाएगी, इधर, और इस पे किधर लगाएगी, इधर, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने E नॉट आई कैप ही लगाई है ना, हाँ E नॉट आई कैप लगाई। चलो भाई अब क्या करें, अब देखो इधर ध्यान से, ठीक भाई। अब इस वाले पर अगर अपन कैसे करें, देखो अपन क्या करें, अपन एक एलिमेंट ले लें। कैसा एलिमेंट ले लें? लो भाई अपन एलिमेंट ले लेते हैं कि थीटा पे जाके डी थीटा का एक छोटा सा एलिमेंट ले लें। ओके ले लिया सर, ये ले लो, ये ऊपर ले लो, थोड़ा सा ज़्यादा आसानी समझ में आएगा। अपन ने करा, ये अपन ने करा, ठीक भाई। अब क्या करें, अब क्या करें, देखो अपन इधर ले लेते हैं एलिमेंट, ऐसे कैसे, देखो भाई ऐसे थीटा पे जाके ये डी थीटा का एलिमेंट ले लिया। अच्छा ठीक भाई, इस डी थीटा के एलिमेंट में छोटा सा डी क्यू चार्ज कितना है, बोलो भाई कितना है छोटा सा डी क्यू चार्ज? इसमें छोटा सा डी क्यू चार्ज है लेमडा आर डी थीटा।
ओके, लेमडा आर डी थीटा। इस डी क्यू चार्ज पर छोटा सा फोर्स, इस डी क्यू चार्ज पे छोटा सा फोर्स डी एफ, इस डी क्यू चार्ज पे छोटा सा फोर्स डी एफ, क्या डी क्यू इंटू ई नॉट है, क्या है डी क्यू इंटू ई नॉट। ओके, तो डी क्यू इंटू ई नॉट, तो डी क्यू लेमडा डी थीटा इंटू ई नॉट। एक्चुअली मैं निकालना क्या चाह रहा हूं पहले बताता हूं आपको। मैं निकालना चाह रहा हूं टॉर्क, क्योंकि अगर आप बहुत ध्यान से फील करो तो देखो, इस पे इधर लगेगा फोर्स, सॉरी उल्टा बनाया, इधर लगेगा इस पे फोर्स, इधर ये, ठीक, ये इधर लगेगा फोर्स डीएफ, जो भी आप बोल रहे हो ये वाला डीएफ, ठीक। पर क्या इस वाले पर अगर बिल्कुल ऐसा कैसा एलिमेंट ले लें तो क्या इस वाले पर डीएफ इधर लगे, क्या ये डीएफ आपको नहीं लगता कपल की तरह घुमाएगा? हाँ सर, बिल्कुल घुमाएगा कपल की तरह से, टक 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 ऐसे घुमाएगा। इसके ऐसे घूमने की वजह से वास्तविकता में क्या होगा, ये ऐसे घूमेगा टर टर। अच्छा देखो डीएफ का नेट फोर्स क्या है, नेट जीरो है भाई, पर क्या है घुमाएगा टॉर्क, हाँ घुमाएगा टॉर्क। क्या इस टॉर्क के घुमाने की वजह से क्या पॉइंट पीछे भागेगा तो क्या फ्रिक्शन आगे लगेगा, क्या इस फ्रिक्शन की वजह से इसमें एक्सेलरेशन ए इधर आएगा और टॉर्क की वजह से क्या है घूमेगा। पर हम जानते हैं कि अगर प्योर रोलिंग हो रही है, क्योंकि अपनी सरफेस जो है वो रफ है, तो हम जानते हैं कि भाई साहब क्या होना चाहिए, अल्फा इक्वल टू ए बाई आर, अल्फा इक्वल टू ए बाई आर। क्या एक बेसिक सी इक्वेशन सिंपल एफ इक्वल टू एम ए है? हाँ सर, एक सिंपल सी इक्वेशन एफ बराबर एम ए है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं है, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर उधर का कैंसिल आउट हो जाएगा। पर उस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इंपैक्ट क्या बेसिकली वास्तविकता में सोचो तो क्या टॉर्क पे आएगा? हाँ, तो बेसिकली अगर अपन बात करें तो एफ इक्वल टू एम ए की इक्वेशन आ गई, बहुत बढ़िया। एक इक्वेशन ये आ गई। अगर ध्यान से सोचो तो एक इक्वेशन क्या है, सेंटर के अबाउट टॉर्क देखो, टॉर्क ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो ही निकालना है मेनली, उसी के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा था। टॉर्क ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माइनस टॉर्क ऑफ, देखो टॉर्क ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे, ऐसे अंदर, एफ का टॉर्क इधर है बाहर, एफ इंटू आर, समझ में आ रहा है कि एफ इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा। क्या रिंग है तो एम आर स्क्वायर अल्फा, बाद में रख देंगे वो आई अल्फा। ये तीसरी इक्वेशन। इस तीसरी इक्वेशन में टॉर्क ऑफ ई लिखना आना चाहिए, उसके लिए इंटीग्रेशन है, उसके लिए इंटीग्रेशन है। क्या मेरी बात समझ आई है? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। अच्छा सर, हाँ सर, बहुत बढ़िया भाई। तो टॉर्क ऑफ इक्वल टू माइनस एफ आर इक्वल टू आई अल्फा। अब क्या करें, लो भाई टॉर्क ही निकालते हैं। ये टॉर्क ही निकालने के लिए इतनी मेहनत कर रहा था मैं। देखो रोटेशन है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ध्यान सोचो तो रोटेशन प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोनों है, दोनों के कॉन्सेप्ट और इंटीग्रेशन, तीन चीजें आ गई इसमें। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी आ गया, इंटीग्रेशन भी आ गया, ये भी आ गया, बहुत बढ़िया। अब देखो और क्या करें, ये डीएफ इधर इधर चल गए। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब देखो डीएफ का टॉर्क लिखें अपन इसके अबाउट, क्योंकि हमें छोटा सा टॉर्क चाहिए। तो देखो डी टाउ इज इक्वल टू डीएफ, ध्यान से समझना, ध्यान से एकदम अच्छे से, ठीक। अगर आप ध्यान से देखो तो सेंटर के अबाउट टॉर्क ले रहे हो, तो अगर ये आर है तो ये कितना है, आर कॉस थीटा। क्या डीएफ का टॉर्क होगा, डीएफ या ऐसे भी समझ सकते हो, डीएफ इंटू आर, और ये डीएफ इंटू आर के बीच का एंगल ये वाला है, टक 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 टक, ये वाला है ना, डीएफ और आर के बीच। तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 180 माइनस 90 माइनस थीटा। अपन तो डायरेक्ट लिखते हैं, क्या आर परपेंडिकुलर लिखना आता है टॉर्क का, ये डीएफ और ये आर परपेंडिकुलर, ठीक, ये डीएफ और ये डीएफ के आर परपेंडिकुलर, तो ये कितना आर, तो ये कितना आर साइन थीटा, ठीक है। तो लिखा गया डी टाउ इक्वल टू डीएफ इंटू ये कितना कॉस थीटा। लो भाई, अच्छा डीएफ की वैल्यू कितनी है, डीएफ की वैल्यू है, ध्यान से देखो, लेमडा आर डी थीटा इंटू ई नॉट, लेमडा आर डी थीटा इंटू ई नॉट इंटू आर कॉस थीटा। ओके ठीक है, तो डी टाउ की वैल्यू आ गई लेमडा आर स्क्वायर ई नॉट कॉस थीटा डी थीटा। ओके, अब देखो थीटा कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, देखो 0 से लेकर 90 तक, 0 से लेकर 90 तक। ओके सर, बिल्कुल सही बात, तो लिमिट लगा लो टॉर्क के लिए, 0 से लेकर 90 तक, तो 0 से लेकर 90 तक यानी कि π/2 तक, ये 0 से लेकर टाउ तक। तो टाउ इक्वल टू लेमडा आर स्क्वायर ई नॉट
कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना, बोलो भाई, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना, साइन थीटा की माइनस साइन थीटा, बोलो भाई, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना, साइन थीटा। तो साइन थीटा की लिमिट अगर 0 to π/2 लगाओगे तो क्या बना जाएगा, तो ऐसे लिख दो, ये टाउ आ गया। पर ध्यान दो, ये टाउ सिर्फ यहां से यहां तक का है, क्या इतना ही टॉर्क बिल्कुल यहां भी होगा, तो टाउ नेट क्या हो गया, इसका डबल। सोचो, जितसे जितना ही घुमा रहा है उतना ये भी घुमाएगा, तो डबल कर दिया, जितना ऊपर उतना ही नीचे। हाँ भाई, तो नेट टॉर्क जो होगा वो हुआ 2 लैम्डा r² E0। ठीक भाई, ये टॉर्क की वैल्यू आ गई। अब इस टॉर्क की वैल्यू को यहां पे रख दो, क्या रखा, 2 लैम्डा r² E0 माइनस FR इक्वल टू आई अल्फा, आई कितना mr², अल्फा की वैल्यू कितनी a/r। बोलो समझ आ रहा है क्या, हाँ सर बिल्कुल समझ आ रहा है। तो ये r r r, ये r, तो 2 लैम्डा r E0 ओके माइनस f इक्वल टू MAR। देखो मैं कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा, हाँ हाँ सब कुछ सही लग रहा है, बिल्कुल सही सा लग रहा है। हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई, कुछ तो गड़बड़ करी कहीं, नहीं रुक जाए एक मिनट। ये टॉर्क लिखा, टॉर्क का F इंटू आर, अपन ने यहाँ पे टॉर्क लिखा, mr² इक्वल टू आई अल्फा, अल्फा की वैल्यू a/r लिख दी। F की वैल्यू कितनी है, ma, कहीं गड़बड़ करी है मैंने, रुक जाओ एक मिनट। एक आर ने आर को मान लिया, एक आर, तो यहाँ आर नहीं बचा, यार गायब हो गया। ठीक भाई, ये गायब कर दिया। ठीक भाई, अब देखो f की वैल्यू कितनी है, ma, तो 2 लैम्डा r E0 इक्वल टू ma, क्या ma की वैल्यू को f लिख सकते हैं, हाँ, तो इसे लिख सकते हैं 2f। f ने f को मार दिया, सॉरी 2 ने 2 को मार दिया, कितना बचा, लैम्डा r E0, लैम्डा r E0। क्या आंसर आ गया है, हाँ सर बिल्कुल आ गया है, जोरदार शानदार। इस रफ्तार से पढ़ेंगे तो 2-4 सवाल ही कर पाएंगे रामलालों, है कि नहीं, थोड़ी रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी यार, है ना। तो थोड़े से सॉल्यूशन से भी समझाऊंगा मैं, और वैसे हर चैप्टर के लिए मैं 10-10, 12-12 सवाल ले रहा हूं। अगर किसी जब में कुछ छूट भी जाएंगे सवाल तो आप निश्चिंत रहें, नीचे PDF में आपको सवाल और सॉल्यूशन दोनों मिलेंगे, बढ़िया सवाल सारे, सॉल्यूशन अच्छे से, पर मैं प्रयास करूंगा फटाफट फटाफट आपको समझा दूं। थोड़ी सी रफ्तार तेज कर लूं, चलेगा क्या, अरे सोच लो, अरे पक्का, चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, मजा आया, वाह वाह। हाँ भाई, ये बात अपनी हो गई, ये क्लैरिटी से समझ आ गया। अब क्या करें, ये 5-14 हो गया, अब ठीक है, देखो भाई आगे चलते हैं। अब अगला सवाल क्या है, अगला सवाल देखते हैं। 3 particles each of mass m and carrying a charge q, each are suspended from a common point by insulating massless strings each of length l. If the particles are in equilibrium and are located at the corners of the equilibrium triangle of side A, calculate the charge q on each particle. मैं इस सवाल को पहले फील करा के सॉल्यूशन दिखा के समझाऊंगा आपको। क्या मेरी बात क्लियर है, अब ध्यान सुनना अच्छे से। चलो देखो भाई, पहले पॉज करो, सवाल को ट्राई करो, पॉज करो, ट्राई करो सवाल को फटाफट, पॉज करो, ट्राई करो फटाफट, शर्माओ मत, जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम, आ जाइए। चलो भाई ध्यान से देखो, तो 3 particles each of mass m and carrying a charge q, each are suspended from a common point by insulating massless strings। तुम ध्यान से समझो ना, तो 3 चार्ज अगर हमने सेम मास के ले लिए, 3 चार्ज अगर हमने सेम, सॉरी 3 चार्ज हमने सेम मास के ले लिए और ऐसे एक पॉइंट से यहाँ लट गया, तो देखो ऐसे ही है, तो है ना, ये ऐसे एक ट्राइंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और जो एक पॉइंट से सस्पेंडेड होंगे, तुम ध्यान से देखो, तो टेट्राहेड्रल टाइप बनेगा। कैसा बनेगा, टेट्राहेड्रल टाइप। यस, ये ट्राइंगल एक प्लेन में, और ये तीनों एल लेंथ से लटका हुआ है, बोलो क्लियर। अब आप किसी भी एक पार्टिकल को ध्यान से देखोगे, तो आप इस ट्राइंगल को देखो पहले, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा, बिल्कुल बनेगा सर, ऐसे 60-60 डिग्री पे। अब तुम इसको प्रयास करो इमेजिन करने का, इस वाले को, इस पे ना, इस पे ना ऐसे देखो, ऐसे है ये यूं, क्या चीज, ये वाली स्ट्रिंग। अगर तुम इसको यहां से देखो, तो अगर अपन ऐसे समझ लें, तो ऐसे अपने समझ में आ जाएगा कि मान लो कि ऐसे टक 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 इसके बेस पे ऐसे, तो ये जैसे टक 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 बनेगा, ये ऐसे 90 डिग्री होगा। बोलो समझ आ रहा है कि अच्छे से, कुछ 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 कुछ। मान लो कि जो एंगल बना रहा है ये थीटा है, तो देखो ये ऐसे टेंशन टी होगा, इसका ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा, तो इधर आएगा टी कॉस थीटा, इधर आएगा टी साइन थीटा।
देखो टी cos थीटा तो mg को बैलेंस कर देगा, सॉल्यूशन में भी समझ में आएगा सब, मैं फटाफट करा रहा हूं थोड़ा सा ध्यान से देखो, क्या टी cos थीटा mg को बैलेंस कर देगा, पर टी sin थीटा ध्यान से देखो तो इस ट्राइंगल के ऐसे निकलेगा, ये टी sin थीटा को अगर तुम ध्यान देखो तो टी sin थीटा ऐसे आएगा, ये समझ में आ रहा है क्या, टी sin थीटा ऐसे, और बहुत ध्यान से देखो तो ये टी cos थीटा ऐसे बाहर है और mg अंदर है। हाँ सर, अभी टी sin थीटा किसको बैलेंस करेगा, सोचो, यहाँ पे जो चार्ज q है, यहाँ पे जो चार्ज q है, यहाँ पे जो चार्ज q है, इस q की वजह से फोर्स इधर लग रहा है, इस q की वजह से फोर्स इधर लग रहा है, इन दोनों फोर्सेस एफ के रिजल्टेंट एक आएगा एफ रिजल्टेंट, जो ध्यान से देखो तो अगर 60 डिग्री का एंगल ले लो तो √3f आएगा, उस √3f, और f की वैल्यू कितनी है, k² / a², जो भी वो साइड वाइड दे रखी है इन्होंने, a साइड, बोलो क्लियर। तो ये √3f के बराबर ही टी sin थीटा होगा, तब सवाल सॉल्व होगा, तब सवाल सॉल्व होगा। हाँ सर, अब थोड़ा सा टाइम बचाते हुए मैं पूरा सॉल्व करूंगा, टाइम लगेगा, आपको सॉल्यूशन की यही फील समझाता हूं। देखो भाई, टिचिक टिचिक टिचिक, आ जाओ भाई, देखो भाई, और वाह, हाँ सर कुछ तो वैसा ऐसा लग रहा है, देखो 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 भाई, इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ देखो मैंने क्या समझाया था, देखो जो समझाया था वैसा ही है क्या, हाँ भाई देखो, ये अपना पूरा का पूरा ट्राइंगल, ये देखो, ये वो जो बेस पे ट्राइंगल बना, ये अपना h, ये अपना 90, ये 60 डिग्री, बोलो क्लियर। 60 डिग्री कौन सा, ये वाला एंगल जो ऐसे ट्राइंगल बनाया था, ये वाला एंगल 60 डिग्री। देखो ये क्या 2f cos 30, कोई 2f cos 30 मैंने डायरेक्ट √3 लिख दिया था, याद करो √3f, 2f cos 30 के लिए कितनी होती है, √3/2, 2 ने 2 को मार दिया, f √3, f के लिए आप सब लोग जानते हो। अब तुम अच्छे से समझो कि एक इक्वेशन तो क्या है, t cos θ = mg, समझ में आ रही है क्या, अरे t cos θ = mg समझ में आ रही है क्या, हाँ सर समझ में आ रही है, t cos θ = mg समझ में आ रही है, और t sin थीटा 2f cos 30 यानी कि t sin थीटा की वैल्यू अपनी √3f यानी कि tan थीटा के लिए √3f/mg, √3f/mg, ओके। अब बात आता है थीटा निकालना, ये थीटा ही तो निकालना है, ध्यान समझना। tan थीटा को अगर तू बहुत ध्यान से देखे तो tan थीटा ये और ये ट्राइंगल, ये बीच वाली जो लाइन है, ये बीच वाली लाइन और ऐसे ये h है, बोलो क्लियर है, ये क्या है अपना h, और ये अपना ये वाली दूरी, क्या ये मैं निकाल सकता हूं, हाँ ये तो मैं निकाल सकता हूं सर। ये तो देखो इसने किस नाम से दे रखा है इसको, देखो ध्यान से, OA = 2/3 AD, ये AD है, OA क्या 2/3 AD, अगर आपको ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज भी आता है सेंट्रोइड से तो भी लिख सकते हो, हाँ सर, तो 2/3, अच्छा AD क्या है, AD इज A sin 60, A sin 60, ये A या A cos 30 ले लो जो तुम्हें अच्छा लगे, तो 2/3 A sin 60, क्या A/√3 आ गई ये दूरी, ये A/√3 ये h, ये A/√3 ये h, तो tan थीटा कितना है, tan थीटा बेसिकली अगर अपन समझो तो tan थीटा इज बेसिकली दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। अच्छा h कितना है इस ट्रायंगल को, देखो h के लिए, h के लिए को लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ, h के लिए को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ, h के लिए को लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ L² - A/√3 का होल स्क्वायर, L² - A/√3 का होल स्क्वायर, हाँ सर, तो h = अंडर रूट ऑफ L² - A/√3 का होल स्क्वायर, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह, लो भाई अपन ने लिख लिया। अब देखो अपना tan थीटा क्या है, A/√3 है अपॉन h², और h की वैल्यू ये रही, माइनस आएगा ये। अब ऐसा क्यों करा, समझना ध्यान से, L² - A² / √3 का होल स्क्वायर, क्या बोला हुआ है L, बहुत पीछे सवाल में देखो क्या बोला हुआ है, L > A, तो क्या इसे A²/3 को उड़ा सकता हूं, उड़ा दिया, तो देखो क्या A/√3L बचा, हाँ सर बिल्कुल बचा, क्या इस A/√3L को उठाकर यहाँ पे रख सकता हूं, रख दीजिए, और इधर f की वैल्यू के बराबर कर दीजिए, q की वैल्यू आ गई। अगेन इमेजिनरी और जोरदार सवाल, कैलकुलेटिव हैं, क्या इसमें कैलकुलेटिव सवाल आते हैं इलेक्ट्रो 1 में, हाँ बिल्कुल आते हैं, 110% आते हैं, मैं आपको अच्छे ही सवाल करा रहा हूँ, हल्के कराने का कोई औचित्य नहीं है, क्या मेरी बात क्लियर है।